वेलकम बैक। स्वागत है मित्रों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर इंडिया पर। और पैंडेमिक के बाद से फिर से पटरी पर हमारे वीडियोस और हमारा चैनल आ रहा है। आप सब लोगों का प्यार और सहयोग हमें ऊर्जा देता रहता है, तो हम भी चाहते हैं कि हम आपको कुछ ऊर्जा दें। और शुरुआत करते हैं अपने पुराने अंदाज में एक शायरी से मोटिवेट करने के लिए। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे उसका। इतिहास के जो अतीत का चलचित्र का सीरीज हमने चलाया है, हमने इतिहास को अतीत का चलचित्र नाम दिया है। और उस सीरीज का ये अगला पड़ाव आ चुका है। हम लोग पिछले वीडियोज में हड़प्पा सभ्यता तक की बातचीत कर लिए थे। उसके बाद में अब जो नया टॉपिक आता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में, वैदिक कल्चर आता है। वैदिक कल्चर को शुरू करने से पहले हम कहना चाहते हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा काम है ये और आपका काम है वो। ठीक है, शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई और हड़प्पा सभ्यता के पतन के जितने भी कारण थे उन सब कारणों पर हमने एक प्रकाश डाला था। और उस सभ्यता के बाद में उसी ज़मीन पर, उसी धरती पर एक नई बसावट, एक नए तरह की संस्कृति का विकास हुआ। और उस संस्कृति को हमने कहा कि वो क्या है, वैदिक कल्चर है, वैदिक सभ्यता है। तो जो वैदिक सभ्यता है, जो ये जो नाम बना हुआ है वैदिक, ये जो वैदिक नाम बना हुआ है वेद से बना हुआ है। वेद का मतलब होता है, वेद जो बना हुआ है वो वेद से बना हुआ, उसका मतलब जानकारी। तो इस समाज में अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता, अच्छा हड़प्पा को हमने सभ्यता कहा था, इसको संस्कृति कहा था। तो अब एक को सभ्यता कह रहे हैं, एक को संस्कृति कह रहे हैं, इनमें क्या फ़र्क है? अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा ले लें, क्योंकि हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उसका स्टडी करने लगेंगे, उसकी व्याख्या करने लगेंगे, सभ्यता और संस्कृति के अंतर और उनकी व्याख्या में, तो ज़्यादा वक्त उनमें जाया हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान से भोजन, वस्त्र और आवास तक के आने की जो प्रक्रिया है वो संस्कृति है। यानी कि रोटी कपड़ा और मकान ये आदिम चीज़ें हैं, आद्य चीज़ें हैं, ज़रूरत है, उनके लिए आदमी काम करता है। इनके अलावा जब इनमें एक भावना जुड़ जाती है सम्मान की, समाज की, इस तरह की भावनाओं का विकास हो जाता है, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो संस्कृति का रूप धारण करने लगती हैं। और बहुत सारे पॉइंट हैं इसके संस्कृति और सभ्यता को देखने के लिए, लेकिन हम अभी बात करेंगे वैदिक कल्चर। तो जो वैदिक कल्चर है ये आया कब है हमारे यहाँ, विकसित जो हुआ है ये 1500 BC। ये 1500 BC से लेकर के 600 BC तक के इस सभ्यता का दौर रहा है। 1500 BC से लेकर के 600 BC तक के इस सभ्यता का दौर रहा है। और इस सभ्यता में खास बात है कि इसको भी कहाँ पे रखा गया है, इसको भी आद्य इतिहास के दौर में रखा गया है। और देखते हैं आद्य इतिहास में वो भी था हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये भी है। अब हम देखते हैं इसका अगर हम अध्ययन करें, पहली बात ये जो सभ्यता आई, मार्टिमर व्हीलर और गडविन चाइल्ड ने जो बताया था कि इस सभ्यता का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था, वह पतन किसकी वजह से? आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ है। गार्डन और व्हीलर और चाइल्ड को हमेशा इसे लगता था कि ये पतन का कारण क्या था, ये पतन का कारण था कि यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण किया है। ठीक है, उनकी बात को अगर देखा जाए, एक बार मैं उनकी बात से कनेक्ट कर रहा हूँ इस बात को, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, उस सभ्यता के लोगों का संघर्ष हुआ। किस सभ्यता के लोगों, किससे? इन लोगों से, यानी कि वैदिक कल्चर के जो लोग थे, जो कबीले थे, ये जो ये जन थे, कबीले जन,
इन जनों का, इन कबीलों का संघर्ष हुआ होगा और युद्ध हुआ होगा। क्यों? और इनके पास में क्या था? इनके पास में पर्याप्त मात्रा में हथियार थे और इनके पास में सर्वाइवल की समस्या थी। इनके पास सर्वाइवल की समस्या थी। क्यों? अभी वो भी बताएंगे कि किस क्षेत्र से आ रहे हैं, ये किस तरह से ये घूमते घूमते आ रहे हैं, और इनके पास में सर्वाइवल की समस्या थी। और ऐसा देखा गया, जिस भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाइवल की समस्या ज़्यादा होती है, या जिन लोगों के पास में, या जिस परिदृश्य में ज़्यादा संघर्षशील आदमी रहते हैं, वो अपने आप को अधिक मजबूती से इस्टेब्लिश कर पाते हैं अपेक्षाकृत उन लोगों के जो कि बड़े ऐशो आराम से रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है संघर्ष करने की और सरवाइव करने की। तो उत्तरजीविता किसकी होगी? जिसने संघर्ष ज़्यादा किया है। संघर्ष का सिद्धांत हमने जीव विज्ञान में जाना ही है, अलग है वो। तो क्या है मतलब कि जो उत्तम है, जो सबसे बेस्ट है, उसी की उत्तरजीविता रहेगी। ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, और इन्होंने जो आधार दिया है, वो आधार ये दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वहाँ पर लाशों के ढेरों का मिलना। दूसरी बात जो इससे कनेक्ट हो रही है बात को, एक तो वो हो गई कि लाशों के ढेर का मिलना, मृतकों का टीला का मिलना, पहली बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि आर्यों का आक्रमण हुआ। आर्यों का आक्रमण इस सेंस में कहा गया है क्योंकि वैदिक कल्चर में जिन देवताओं का उल्लेख किया जाता है, उन देवताओं में जो हेड था, कौन था हेड? इंद्र। इंद्र जो हेड था वो क्या कहता, युद्ध का नेता माना गया है। पहली बात, इसका मतलब ये लोग युद्ध प्रेमी थे और जिस क्षेत्र में आए हैं वहां पर युद्ध करके ही अपनी विरासत को बनाए होंगे, क्योंकि कोई ऐसे तो इनवाइट करना नहीं लगेगा कि आओ हमको ख़त्म कर दीजिए या हमारा विनाश कर दीजिए, शोषण करिए हमारा और हमारा साथ में रहिए, उसके बाद में हमें गिरा करके, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति ने या देवता ने, कुछ लोग देवता मानते हैं, इतिहास के नज़र से कोई भी देवता नहीं होता है, हर एक नाम एक इंडिविजुअल होता है, एक व्यक्ति होता है, चाहे वो इंद्र हो, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे अकबर हो, चाहे जो कोई हो। तो ये कोई इंडिविजुअल रहा होगा, इसको युद्ध का नेता कहा गया है। इसका मतलब ये युद्ध प्रेमी रहे और इनके पास में कांसे के बढ़िया से औजार थे, कांसे के बढ़िया से औजार हुआ करते थे, और इनके पास में लड़ने के लिए अस्त्र के जो वज्र है इस्तेमाल होता था, वो तो कई जगह मिला है, व्याख्या में अलग सी बात है। और दूसरी बात है, इनको पुरंदर कहा जाता था, इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। मैं लिख देता हूँ, पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का क्या मतलब है? पुरंदर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किलों को तोड़ता हो, किलों का तोड़ने वाला, भंजक। ये किलों को तोड़ने वाला है। किले का सेंस यहाँ पे हो जाएगा कबीले का एक सुरक्षित घेरा जो रहा होगा उस समय के परिप्रेक्ष्य में। उस समय के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में किले अलग तरह के बनते हैं, वेल डिजाइंड है। उस समय परिदृश्य में जिस तरह के भी किले रहे होंगे, उनका ये क्या रहा होगा? उनका ये भंजक रहा होगा, युद्ध का नेता रहा है। तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने रिप्लेस कर दिया उस सभ्यता को। वो अलग बात है कि अन्य इतिहासकारों ने अन्य पक्षों को रखा था, वो हमने डिस्कस किया था। तो अब जब बात आ गई हमारे पास में ये वैदिक कल्चर की बात आ गई, अब इसको नाम वैदिक कल्चर दे दिया गया। जब वैदिक कल्चर इसको नाम दिया गया, तो इस समय को जो अध्ययन किया जाएगा, किस अवस्था, किस तरह से, बड़ा टाइम है तो बड़ा टाइम का अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया है, इस समय को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। दो पार्टों में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। एक ऐसा समय जिस समय की जानकारी केवल ऋग्वेद से मिलती है, उसको ऋग्वैदिक काल कह दिया गया, और अन्य वेदों से, अन्य स्रोतों से जिसकी जानकारी मिलती है उसको उत्तर वैदिक काल कह दिया गया। तो दो तरह के इसके पार्ट हो गए। मैं इसको बिगाड़ के वो लिखता हूँ, इसके दो खंड हमने कर दिए। जिस समय की जानकारी ऋग्वेद से मिली उसको हमने क्या कह दिया कि वो ऋग्वेद है, और जिस समय की जानकारी इसके इतर मिली उसको क्या बोल दिया, उत्तर, लेटर वैदिक पीरियड, बाद का उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। इसमें भी काल जोड़ देते हैं, लिख ही रहे हैं तो।
अच्छा, ये डिवीजन जो किया गया है, ये जो एक लाइन थी, जो बाउंड्री लाइन थी, वो 1000 BC का दिया गया, यानी कि 1500 से लेकर के 1000 तक का जो टाइम था ये ऋग्वेदिक का टाइम था, और 1000 से लेकर के 600 BC तक का जो टाइम था ये कौन सा टाइम था, ये उत्तर वैदिक काल हो गया। यानी कि ये, और ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो दायरा है, जो सीमा है, इन दोनों कालों के बीच की जो सीमा है, ये सीमा किस हिसाब से डिजाइन की गई। एक उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है एटा, एटा में एक स्थान है अतरंजी खेड़ा, नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम है इसका, अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिले हैं, लगभग 1000 BC के हैं। और यहाँ से यह बात पता चली कि ये एक ऐसा समय था, एक ये बाउंड्री थी, इस बाउंड्री के पहले के लोग लोहे के प्रयोग से उतना ज़्यादा जानकार नहीं थे, या फिर लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, और इसके बाद के लोगों ने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया, ये लोहे को जान गए थे। अब लोहे के बारे में जानकारी हो गई इनको, तो लोहे के उपकरण बनाए, लोहे के टूल्स बनाए, लोहे के कृषि सामग्री बनाई और अन्य चीज़ें। जब तक लोहा नहीं था, तो जब कृषि थी वो सामान्य तरह की कृषि थी, झूम कृषि रहती होगी, या फिर कबीला की और कृषि रहती होगी, या फिर सामान्य लकड़ी के हल वगैरह से जो इस्तेमाल होता था वो रहा होगा। तो वो कहाँ रहा है, इस समय के पहले, और ये कहाँ रहा है, इस समय के बाद। तो यहाँ का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो जनजीवन है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भी जो गुरुकुल परंपरा जितना भी रहा है, सब देश काल एवं वातावरण कहते हैं, तो पूरा देश काल और वातावरण लोहे के प्रयोग न होने और होने के बीच के अंतर को डिफाइन करता है। मैं एक सामान्य सा अंतर बताता हूँ, उसके बाद में यहाँ के साहित्य की बात करता हूँ। इनकी व्याख्या बहुत कायदे से करेंगे। राजनीतिक जीवन कैसा था उसका एक अलग चैप्टर बनाएंगे, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, पशुपालन कृषि कैसी थी, और आयात निर्यात कैसा था, अन्य से संबंध कैसे थे, समाज में कैसी कैसी परंपराएं थी, उन सब के अलग अलग वीडियो बनाएंगे। थोड़ा ये ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, हम बातचीत करते हैं। जैसे यहाँ का जो शासक था, इस टाइम का जो शासक था, इसको हम लोग कहते हैं ये गोपति है। इसको क्या बोलते हैं, गोपति बोलते हैं। और यहीं पर जा करके इसको, यहाँ पर जो ये जो गोपति हुआ करता था, यानी कि जो पशुओं का, गायों का राजा हुआ करता था, पशुधन का या गोधन का जो शासक हुआ करता था, यानी कि जितने भी गोधन आते थे यहाँ पर, क्या कैसा है, यहाँ पर वो उन सब कबीलों का राजा हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या होगा, समाज का थोड़ा सा विकास और हुआ, तो जो गोपति होता था वो यहाँ पर जनपति कहलाने लगा। गोपति वहाँ का यहाँ पर जनपति कहलाने लगा। यहाँ पर लोग अपनी इच्छा अनुसार, मन हुआ तो टैक्स दिए, नहीं मन हुआ तो नहीं दिए। और यहाँ पे उपज होने लगी तो इसका मतलब टैक्स तो देना ही है। तो ये परंपराओं का और कृषि का, उद्योग धंधों का और समाज में इनका बहुत फर्क पड़ा। वो फर्क किसका है, इस बात का, लोहे के प्रयोग का फर्क पड़ा हुआ है। तो ये ऋग्वैदिक काल हो गया, ये उत्तर वैदिक काल हो गया। 1500 से 1000 BC तक के एक समय हो गया ऋग्वैदिक काल, और 1000 से लेकर के 600 BC तक के दूसरा समय हो गया। ये कौन सा टाइम हो गया, ये उत्तर वैदिक काल हो गया। अब हम बातचीत करते हैं कि ये जो लोग आए, इन लोगों को क्या कहा जाता है। पहली बात, शुरुआत से बातचीत करते हैं। ये एक मोटी मोटी आउटलाइंस है, रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में हम रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे अपने पूरी, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में तो सब चीज़ें आ जाती हैं, उन्हीं में से बातचीत करते रहेंगे और देखते हैं। इसको मैं बिगाड़ देता हूँ, लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बातचीत करते हैं। जो लोग आए उनको हमने क्या कहा कि वो आर्य थे। कौन से लोग थे, आर्य थे। आर्य लोग आए इस जमीन पर, तो इस जमीन को जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो जाना गया, आर्यवर्त के नाम से भी जाना गया। इस बारे में मैं एक वीडियो किस किस नाम से जाना गया मैं पहले बना चुका हूँ इतिहास में ही, वो आप देख सकते हैं। आर्य की बातचीत कर लें तो आर्य शब्द का जो मतलब निकाला जाता है, ये मतलब निकालता है श्रेष्ठ। ये
श्रेष्ठ या कुलीन, ये मतलब निकाला जाता है। मैक्स मूलर भी समर्थन करता था इस बात का, हाँ ठीक, ये लोग आए थे और अपने आप को श्रेष्ठ कहते रहे होंगे, कहते थे श्रेष्ठ या कुलीन अभिजात्य कहते रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर साबित करते रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी इसका एक मतलब है, ये जो कुछ लोगों का माना गया है कि संस्कृत के आर्य से मिलकर के बना हुआ है, आर्य से मिलकर के बना हुआ है। आर्य का मतलब होता है शत्रु। यहाँ के लोगों के ये क्या थे, शत्रु थे, इस वजह से इनको आर्य कह दिया जाता था। ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। इसके समर्थक ज़्यादा हैं कि देखो कोई भी जब रेस, कोई भी नस्ल, कोई भी प्रजाति कहीं दूसरे सेक्टर में जाती है तो अपने आप को सुपीरियर साबित करती है। ये इतिहास भी गवाह है, आज तक होता रहा है, हो भी रहा है अभी तक। तो ये माना जा सकता है कि हाँ, श्रेष्ठ और कुलीन अपने आप को ये कहते रहे थे और कहते रहे हम। और इनकी बातचीत करें कि ये लोग आर्य थे, ये आए कहाँ से थे, ये आर्य कहाँ से आए थे और कैसे आए हैं यहाँ पर, तो अलग अलग इतिहासकारों के और अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। वो अलग अलग मत हैं। वो कहते हैं, कोई कहता है कि देविका प्रदेश से आए हैं, कोई कहता है कि तिब्बत से आए हैं, कोई कहता है कि मध्य एशिया से आए हैं। तो जितने लोगों ने कुछ खास नाम बताता हूँ कहाँ से आए हैं उनके हिसाब से, वो मैं बताता हूँ और उनमें थोड़ी सी एक आउटलाइंस करता हूँ। तो आउटलाइंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बातचीत करता हूँ मैक्स मूलर, मैं लिख देता हूँ। तो बातचीत कर लेते हैं मैक्स, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं मैक्स मूलर की, बातचीत करते हैं। मैक्स मूलर ने बताया कि ये जो आर्य थे ये कहाँ से आए हैं, ये मध्य एशिया से आए हैं। इनकी बात को चलो ठीक, इनकी बात डिस्कस करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये को याद करने का तरीका कैसे है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, कहा इसमें लास्ट में ती है, इसमें छोटी ती है मगर ती है, ठीक है। ये सरस्वती तो तिब्बत, कहाँ से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। गंगानाथ झा ने बताया कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से, ब्रह्मर्षि प्रदेश यानी कि गंगा यमुना का जो दोआब था वहाँ से, तो गंगा के नाम से गंगा के पास का क्षेत्र जो था उसको ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते हैं। तो इन्होंने ये बताया था कि यहीं के हैं। DS त्रिवेदी का लास्ट में क्या है, ये डी है और यहाँ दा है, यहाँ पर भी दा है। देविका प्रदेश, देविका प्रदेश मुल्तान के आसपास का एक क्षेत्र हुआ करता था, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये वहाँ से आए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक, तिलक कहाँ पे लगाते हैं, सर में लगाते हैं। सर कहाँ सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर मैप में क्या होता है, आर्कटिक रीजन होता है, आर्कटिक क्षेत्र होता है। तो इन्होंने बताया है कि क्या ये आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। याद करने के आसान तरीके। हार्ट एंड पेनका ने बताया जर्मनी से आए हैं, थोड़ा याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला रहा है, वहाँ पर ऊपर वाला रहा है, ठीक है, कुछ कैसे भी आप याद कर सकते हो। नेहरिंग और चाइल्ड ने बताया कि दक्षिणी रूस से आए हुए हैं। और एक ये थे अविनाश चंद्र दास, यहाँ पे लास्ट में शाह है, यहाँ पर भी शाह से शुरू होता है। सप्त सैंधो क्षेत्र, सप्त सैंधो क्षेत्र कौन सा था, वो 7 नदियों का वो क्षेत्र था जिसमें सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। अब बातचीत करते हैं सबसे, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता देता हूँ। मैक्स मूलर मध्य एशिया से बताए हैं, दयानंद सरस्वती तिब्बत से बताए हैं, गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि प्रदेश से बताए हैं, DS त्रिवेदी देविका प्रदेश से बताए हैं, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक क्षेत्र से बताए हैं, हार्ट एंड पेनका जर्मनी से बताए हैं, नेहरिंग और चाइल्ड बताए दक्षिणी रूस से आए हुए हैं, अविनाश चंद्र दास ने बताया कि सप्त सैंधो क्षेत्र के रहने वाले थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इनमें से क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात इनमें ये है कि मैक्स मूलर ने जो बताया है कि ये मध्य एशिया से आए हैं, इनकी बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। और तवज्जो देने के कुछ कारण हैं, तवज्जो देने के कुछ कारण हैं। कुछ कारण ये है कि ये, अच्छा मध्य एशिया का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, ये मध्य एशिया का क्षेत्र है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला जो रीजन है उज्बेकिस्तान वाला, ये जो बीच का रीजन है इसको मध्य एशिया बोलते हैं। तो यहाँ से ये बताते हैं कि ये आए हुए हैं इस क्षेत्र से। तो इस क्षेत्र से आने के जो आने का जो रास्ता होगा वो किधर से आएंगे, मैप अगर देखेंगे ये यहाँ पे मध्य एशिया है, तो ये ईरान के रास्ते से आए होंगे। जब ईरान के रास्ते से आए होंगे तो जाहिर सी बात है, एक ग्रंथ है अवेस्ता, अवेस्ता में जिन
अवस्था का और ऋग्वेद का जो संबंध है वो उनके शब्दकोश से पता चलता है कि इनमें सिमिलरिटी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आए होंगे। दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो शब्दकोश है, जैसे मातेर हो गया, पितर हो गया ना, इस तरह से ये पता चलता है कि उनके जो शब्दकोश है इन लोगों के शब्दकोश से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब वहाँ से इनका कनेक्शन कोई ना कोई रहा होगा और इनके देवताओं में सिमिलरिटी है। और वहाँ पे एक अभिलेख है, हम बताते हैं एशिया माइनर में 1400 BC का एक अभिलेख मिला हुआ है, उसको बोलते हैं बोगज कोई। इसका इधर लिख देते हैं बोगज कोई अभिलेख में जो जिन देवताओं का उल्लेख मिला है उन देवताओं में नासत्य थे, इंद्र थे, वरुण थे। इन देवताओं का उल्लेख मिला, मित्र का उल्लेख मिला है, इन देवताओं का उल्लेख मिला जो कि यारियों के भी देवता थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पक्ष ज़्यादा प्रबल हो जाता है। ये वाला कौन सा, मैक्सिमूलर का मध्य एशिया से मानने वाला जो पक्ष है वो सबसे प्रबल माना जाता है। और अधिकांशतः लोग यही मानते हैं कि ये लोग मध्य एशिया के रास्ते से आए होंगे। कहाँ पर, अपने सप्त सिंधु क्षेत्र में या सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में, जहाँ पर कभी सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली विकसित हो रही थी, वहाँ पे आए थे। और ये धीरे धीरे, अच्छा दूसरी बात ये भी लगता है कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो पहले इस इतने रीजन में थे, और उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे इस जो ब्रह्मर्षि प्रदेश है इससे आगे थोड़ा भी बढ़े, नदियों को भी पार किया, उत्तर प्रदेश के आगे तक के आए। तो इससे ये लगता है कि इनका जो गमन रहा होगा, कूच रहा होगा, इस दिशा में रहा होगा। तो ये इसी दिशा से आए हैं। और यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे ये अगर देख लें, यहाँ पर ये हिमालयन रीजन आ जाता है। और ये चाहे यहाँ से आए हों, चाहे यहाँ से आए हों, चाहे जर्मनी से आए हों, सबका रास्ता है वो एक ही रास्ता है। इसका मतलब ये है, एक तो बात है कि ये शिफ्ट करके आए, ये तो क्लियर है कि शिफ्ट करके आए। बहुत सारे आंकड़ों को देखा जाए तो ये लगता है कि शिफ्ट करके आए। बेशक ये यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। बहुत लोग ऐसे भी मानते हैं कि ये लोग नहीं, यहीं के मूल निवासी थे, यहीं के जन थे, क्योंकि जो लगाव इनका अब यहाँ के धरती से, यहाँ के पानी से, यहाँ की हवा से था, वैसा किसी दूसरे प्रदेश के लोगों को इस अपनी धरती, दूसरे प्रदेश की धरती से नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास यहाँ पर ये कह रहा है कि ये लोग शिफ्ट होकर के आए हैं और सर्वाइवल करके अपने आप को एस्टेब्लिश किए हैं। तो आज की वीडियो बहुत लंबी ना बना करके इतना ही रखते हैं, और क्योंकि बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो चीज़ें लंबी हो जाएंगी। हम अगले लेक्चर में जानेंगे यहाँ के जो साहित्य है वो यहाँ का साहित्य क्या बता रहा है, कितना बता रहा है, कहाँ तक की जानकारी दे रहा है, और कितना रिच रहा है यहाँ का साहित्य, कितना रिच रहा है यहाँ का कल्चर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। हंसते मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये करती है, और आप दीपक भाव।